Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अभी तक हमारी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक चल रही थी जिसमें हमने 10 चैप्टर थे और 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये लास्ट चैप्टर था हमारा चैप्टर 10 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक अनुभव, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट बुक यानी क्लास 12th की बुक से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के बनने के कारण दीजिए। जो क्षेत्रीय और आर्थिक समूह हैं जो बनते हैं उनके कारण देना है। आंसर देखिए, पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्रायः सभी देशों में 3 आर्थिक परिवर्तन किए हैं। अगर हम देखें तो पिछले 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्रायः सभी देशों में 3 आर्थिक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। इनके कुछ अल्पकालिक प्रभाव थे तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव थे। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। अतः विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में उन्हें क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूह बनाना सहायक प्रतीक होता है। तब विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए अपनी उनके राष्ट्र की यानी उनके देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बने, इसके लिए वे क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू आवश्यकताओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहा है। वे साधन बताने हैं जिनकी सहायता से कोई भी देश अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आंसर देखिए, निम्नलिखित साधनों के द्वारा देश अपनी घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला, राष्ट्र विभिन्न प्रकार का क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूह जैसे आसियान, सार्क, G8, G20, ब्रिक्स आदि बना रहे हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूह बना रहे हैं। ठीक है। सेकंड, राष्ट्र आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं और इस तरह अन्य देशों के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, अपने आर्थिक सुधार को लागू कर रहे हैं जिससे अन्य देशों के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। तीसरा काम वे क्या कर रहे हैं, विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए काफ़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियाँ एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वह एक ट्राई ये भी कर रहे हैं कि वह अपने पड़ोसी देश की विकासात्मक प्रक्रियाओं को अच्छे से समझें, जिससे उन्हें पड़ोसी देश की कमजोरी और शक्तियाँ दोनों पता चल जाएंगी और वह उन्हें अपने पड़ोसी देश को समझने की में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, वे समान विकासात्मक नीतियाँ कौन सी हैं जिनका भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया। वे विकासात्मक नीतियाँ कौन सी हैं, वे समान विकासात्मक नीतियाँ यानी कि पाकिस्तान और भारत की जो समान विकास नीतियाँ थी वे कौन सी हैं जिनका उन्होंने एक जैसा पालन किया। ठीक है। आंसर देखिए, भारत और पाकिस्तान की विकासात्मक पथ की समानताओं को सारांश रूप में नीचे दिया गया है। दोनों ने अपनी विकास की और यात्रा 1947 में एक साथ मिलती जुलती समस्याओं और विभाजन की समस्या और शरणार्थियों को पुनर्वासित करने की समस्या आदि के साथ शुरू किया। भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में उद्घोषित की, जबकि पाकिस्तान ने 1956 में अपनी मध्यकालिक योजना की घोषणा की। पहले तो उन दोनों की शुरुआत कहाँ से हुई, 1947 से, जब देश आज़ाद हुआ। वहाँ से दोनों साथ साथ मिलती जुलती समस्याओं का सामना करते हुए विभाजन के बाद उन्होंने शरणार्थियों को पुनर्वासित करने की समस्या आदि से शुरू किया। फिर उन्होंने पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की भारत ने, और वहीं पाकिस्तान ने 1956 में अपनी मध्यकालीन योजनाओं की शुरुआत की। ये समान था। दूसरा देखिए, दोनों ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक और निजी का सह अस्तित्व रहा। दोनों ने ही अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने ही अपनी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक और निजी का सह अस्तित्व रहा।
नेक्स्ट देखिए, दोनों ही देशों ने सार्वजनिक क्षेत्रक को अधिक महत्व दिया। दोनों ही देशों ने एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्रक बनाया और सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया। दोनों ने ही क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्रक को आगे बढ़ाया और उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया। नेक्स्ट, दोनों ही देशों ने लगभग समान समय पर आर्थिक सुधार लागू किए। पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार 1988 में और भारत ने 1991 में लागू किया। दोनों ने ही आर्थिक सुधार जो है वो समान समय पर लागू किए। पाकिस्तान में 1988 और भारत में 1991, है ना, दोनों ने ही साथ किए थे। नेक्स्ट, दोनों ही देशों ने आर्थिक सुधार इच्छा से नहीं दबाव के कारण शुरू किए। दोनों ही देश, अगर हम बात करें तो दोनों ही देश में से किसी ने भी आर्थिक सुधार अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दबाव से शुरू किए थे। तो ये थे उनके ऐसी मतलब ऐसी विकासात्मक नीतियाँ जो उन्होंने साथ में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1958 में प्रारंभ की गई चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। 1958 में चीन में एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उस अभियान की व्याख्या करनी है इस क्वेश्चन में। आंसर देखिए, बाहर 1958 में चीन द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण था। देखिए, 1958 में चीन में एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था औद्योगिकरण करना, है ना। औद्योगिकरण का मतलब तो सभी जानते हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना। तो चलिए देखिए, का ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। इसका उद्देश्य क्या था ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का, कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था है उसको औद्योगिकरण के क्षेत्र में लाना, यानी कि जो लोग कृषि पर डिपेंड है उन लोगों को औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ाना और उससे अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग शुरू करने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या किया, लोगों को बताया कि अपने घर के आसपास उद्योग शुरू करिए। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति शुरू की गई। कम्यून पद्धति के अनुसार लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून थे जिनमें समस्त कृषक शामिल थे। इस कार्यक्रम के चलते चलते उन्होंने एक कम्यून व्यवस्था चालू की जिसमें क्या होता था कि लोग मिलकर कृषि करते थे जो एक उद्योग का रूप ले लेती थी। और 1958 में 6,000 कम्यून थे जिनमें समस्त कृषक थे। नेक्स्ट, GLF अभियान में काफ़ी समस्याएं आई जब भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। GLF अभियान में काफ़ी समस्याएं जिससे भयंकर सूखे ने तबाही मचाई चीन में जिससे 30 मिलियन लोग मारे गए। आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। इसके बाद हम कल की वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।